जनाब, कोरोना ज़दा मईशत और हुकूमत ने इसके जो असरात हैं वो अवाम पर कम से कम हो, इसके लिए कुछ स्कीम्स मुतारिफ करवाई हैं और जहां स्कीम्स के साथ साथ हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों के लिए कुछ मराहत दी हैं और बताया कि किस तरह से इकॉनमी के पहिए को रवा रखने के लिए जो हुकूमत इकदाम कर रही है वो क्या होंगे। इसी सिलसिले में 31 दिसंबर तक तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से ज़राए आमदन नहीं पूछे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि तामीरात से वाबस्ता 40 सनतों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी और उन्होंने कहा जी एक NCOC की तर्ज पे कमेटी बनेगी जो कि तामीरात के शोबे को रेगुलेट करेगी और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी है, हाउसिंग स्कीम है, उसकी भी चीजें देखी जाएंगी। तो इस पर ये जो कंस्ट्रक्शन एमनेस्टी दी जा रही है 31 दिसंबर 2020 तक, इसके ऊपर हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से ये है कि क्या हुकूमत की ये स्कीम कामयाब होगी, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। हसन निसार साहब। आई डोंट थिंक सो, और हुई भी तो इंतहाई जुज़वी तौर पे होगी, क्योंकि 5 माह तो प्लान करने, माइंड मेकअप करने में लग जाते हैं और फंड्स को ऑर्गेनाइज करना, रीशेप करना, रीअरेंज करना। बहुत कम आजकल लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोरियों में ठूंसा होता है, वरना लोगों ने सोने, चांदी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स, फॉरेन करेंसी वगैरह में, वो तो इट टेक्स टाइम। यू नीड टू मेकअप योर माइंड। सब कुछ तो फ्रीज हुआ हुआ है। अब बर्फ निकाल के बाहर अगर रख दोगे जून जुलाई की गर्मी में भी, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम, मेल्ट होने में वक्त लगेगा। ये रवैये में तब्दीली की बात है। तो ये दूध तो दिया है इन्होंने, लेकिन महंगने को ज्यादा डाल दिए, और टाइम ही कोई नहीं है। जुलाई पे तो पहुंचे हुए मिड में मेरा ख्याल हम लोग, मुझे नहीं पता आज तारीख क्या है, 31 दिसंबर तक आप खुद ही फैसला कर लो। तो कॉमन सेंस की बात है जी। आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो, ठीक है जी। मज़हर अब्बास साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि एमनेस्टी से मुतल्लिक PTI बहुत पहले इसको तनकीद का निशाना भी बना चुकी है जब दूसरी हुकूमतों ने दी तो, लेकिन अब एमनेस्टी पे एमनेस्टी आना, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं जी, ये एमनेस्टी नहीं होती, ये दरअसल ब्लैक मनी को वाइट करने वाली बातें होती हैं। ये अजब करप्शन की गजब कहानियां होती हैं। ज़राए आमदनी कौन छुपाता है? वही छुपाता है जो अपने ज़राए आमदनी को चोरी से जमा करता है। ये कौन, जिसकी अभी हसन साहब बात कर रहे थे, ये जमीनों में पैसे कौन गाड़ता है? जिसने 2 नंबरी से पैसा कमाया होता है। तो ऐसे लोगों को बार बार आप एमनेस्टी देकर क्या हासिल करना चाहते हैं? कंस्ट्रक्शन में जाके देखें तो कंस्ट्रक्शन में जो है बाय एंड लार्ज इन्वेस्ट कौन कर रहा है? कौन बड़े बड़े पूरे यहाँ से लेके महलात बना रहा है? कई हज़ार एकड़ पे जो चीज़ें बन रही हैं, प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, उनका बैकग्राउंड तो मालूम करें कि उसकी ज़मीन किस तरह बेची गई है। तो मैं तो पहले दिन से इस तरह की किसी भी एमनेस्टी के खिलाफ, क्योंकि एमनेस्टी आप उन लोगों को देते हैं जो डिजर्व करते हैं एमनेस्टी के लिए। उन लोगों को नहीं दिया जाती है एमनेस्टी जो चोरी का पैसा जो है वो छुपाते हैं। हमने नैप के कवानीन भी ऐसे बनाए हैं कि जी ठीक है, आपने इतने अरब रुपए कमा लिए तो आप जो है प्ली बार्गेन कर लो, उसमें से कुछ पैसा दे दो, बाकी ऐश करो। तो ऐश के जराए हैं ये, और इसमें कामयाबी होती है, नाकामी बहुत से, कई अरब रुपए जो है, कई खरब रुपए जो है वो ब्लैक से वाइट हो जाएंगे। अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, महमल बहुत बड़ी टर्म यूज की है मज़हर अब्बास साहब ने, कहा काले धन को सफेद करने की स्कीम है और इससे फायदा भी वही उठाएंगे जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है। लेकिन वजीर आजम तो कहते हैं कि इससे मईशत का पहिया चलेगा और जब कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री रवा होगी तो उससे एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज भी चलेंगी। देखिए अलीना, बात यही है तो ये एट द एंड ऑफ द डे एक बहुत बड़े स्केल की एमनेस्टी स्कीम, और उसका लॉजिक चले यही होगा शायद कि चले बाकी इंडस्ट्रीज, जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आज़म का इन्वॉल्व होंगी, सीमेंट होगा, स्टील होगा, बाकी सब होगा। चलिए मान लेते हैं कि काला धन जो है सफेद करने के लिए इन्होंने दे दी इजाजत, और इसलिए दी ताकि आजकल कोरोना भी है, इकोनॉमी मीशत पहले भी नहीं चल रही थी, एक बिजनेस कम्युनिटी बड़ी मायूस भी थी। चले आप कहते हैं हमने इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हम जो है ये दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये मुझे बताएं कि 2-3 चीजें। पहली बात ये कि क्या आपने चेक किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की मार्केट में डिमांड क्या है? कौन खरीदेगा ये प्लाजे, या कौन खरीदेगा ये घर जो बनेंगे? फिर जो एक सबसे बड़ा इशू है वो है लैंड की अफोर्डेबिलिटी। इनका मकसद तो ये, एक तो इंडस्ट्री चलना मकसद है, दूसरा मकसद है कि आम आदमी या मिडिल क्लास जो है वो घर बना सके, वो कारोबार कर सके, वो इस तरह की चीज कर सके। पिछले आप चेक कर ले कि 10% से ज्यादा जो है लैंड के पैसे के प्राइसेस में इंक्रीज हुई है।
आप बरतानिया उठा लें, आप मलेशिया उठा लें, कोई भी मुल्क उठा लें, वहां पे साल में 2 से 3% होता है इजाफा। यहाँ पर एक अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की ये स्कीम अनाउंस हुई, उसके बाद आप रियल एस्टेट की प्राइसेस को चेक कर लें। अगर गवर्नमेंट असल में चाहती है कि ये कामयाब हो तो पहले तो वो लैंड प्राइसेस जो है उसको रेगुलेट करे, क्योंकि वरना सिर्फ फाइलें जो प्रॉफिट लेना है ना, वो फाइलें और प्लॉट बेचने वालों ने लेना है, और वो जो चंद बड़े लोग हैं ना सिर्फ वो पैसे बनाएंगे, ना कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ना कोई आम बंदे को उसका फायदा होगा। दूसरी एक अच्छी चीज जो गवर्नमेंट ने इसमें की है वो है कि एक इंटरेस्ट रेट इन्होंने नीचे किया, थोड़ा मॉर्गेज की तरफ भी हम जा रहे हैं और बाकी इस तरह की कुछ चंद चीजें। लेकिन बात एट द एंड ऑफ द डे वही है लीना कि क्या बिल्डर्स माफिया या एक बिल्डर्स को आपने वो दे दिया, आपने एक स्कीम दे दी, क्या उसके बाद बिल्डर जो है वो उसको रेगुलेशन है उनके ऊपर कि नहीं है? और लैंड प्राइसेस का आप क्या करें? असल बात है ना कि लैंड ही नहीं कोई खरीद सकता तो फिर आगे उसने बिल्डिंग कैसे खरीदनी है, बिल्डिंग किराए पे कैसे ले? अच्छा महमल, अभी आपने रेगुलेशंस का पॉइंट उठाया ना, मैं रीमा की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। एक शिबली फराज साहब की एक स्टेटमेंट है, मैं समझना चाह रही हूँ थोड़ा सा। रीमा, शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 31 दिसंबर तक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हम पर सैंक्शंस लगाई थी उनमें रिसेस पीरियड है, तो सरमायाकार उससे फायदा उठाएं। तो डज इट वर्क लाइक दैट? लीना, मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैंने ना वो देखा है कौन सी प्रोविजन का वो हवाला दे रहे हैं और किस तरह उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन अगर उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली कहा है शायद कोई प्रोविजन हो। लेकिन मैं महमल की बात आगे लेके जाना चाहूंगी। एक अर्बन प्लानर है फिजा सजाद, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल इसमें लिखा था अप्रैल में, जब पहले ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की जो एमनेस्टी है ये अनाउंस हुई थी। और उनका बहुत अच्छा सवाल था कि जब आप इस तरह की एमनेस्टी देते हैं या पैकेज देते हैं तो आप किसका फायदा कह रहे हैं होगा? बिल्डर्स, डेवलपर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, अगर इनका फायदा है, इसको आप एक सक्सेसफुल स्कीम समझेंगे तो बिल्कुल ये स्कीम भी बहुत सक्सेसफुल होगी। या अगर जो सबसे गरीब लोग हैं हमारे मुल्क के, अगर आप उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो शायद ये स्कीम सक्सेसफुल नहीं होगी। और उन्होंने बहुत सी वजूहात दी। एक जो महमल ने बात की लैंड प्राइसेस की, जो स्कीम्स अनाउंस होती हैं एकदम बढ़ना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि बहुत से लोग जो है वो जमीन खरीदे। लेकिन और उन्होंने बात की कि किस तरह बहुत से लोग जिनके लिए आप कह रहे हो ये फायदेमंद साबित होगी, उनके पास ना आईडी कार्ड्स हैं, ना वो उस तरह से बैंक अकाउंट्स हैं उनके पास। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट कम भी कर लो, ये वो लोग नहीं है जो इस तरह से घर जो है वो अफोर्ड कर सके। उनकी तजावीज बहुत अच्छी हैं, तो मैं एक दो उनके बारे में बात करूंगी। एक तो कि जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स हैं जहाँ सबसे गरीब लोग हमारे रहते हैं, शायद उनमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उनको थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। इसके अलावा जो पनागाह जो वज़ीर आज़म ने अनाउंस की थी उनका पूरा कि पनागाहें बनाएंगे, शायद उनको बढ़ाने की जरूरत है कि सबसे गरीब लोग यहाँ रहेंगे। और आखिरी बात की जिस मेरे पास बड़ा टाइम कम है रीमा, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने मुनीब का पॉइंट लेना है, मैं जरा आगे बढ़ती हूँ। मुनीब, अगर हम दुनिया की दीगर ममालिक पे नजर डालें और बल्कि हिस्ट्री पे नजर डालें तो आई थिंक डिप्रेशन के दौरान अमेरिका ने उसके असरात को कम करने के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था, फायदेमंद साबित हुआ था। क्या वजीर आज़म इमरान खान भी उसी अप्रोच को आगे लेके चलना चाह रहे हैं? देखिए, मैं इसके कामयाब या फेल होने पर तो कमेंट नहीं कर सकता, ओनली टाइम विल टेल कि ये मेरा ना मैं इसके ऊपर अपने आप को नहीं समझता है कि मैं इकोनॉमिक साइड के ऊपर इसको कमेंट कर सकूं। लेकिन मैं जिन लोगों से बात होती है जो कि कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, इतना ज़रूर है कि इसहाक डार साहब के वक्त के अंदर उसको बहुत से लोग ठीक भी कहते हैं, बहुत से लोग उसे गलत भी कहते हैं। ये शुरू हो गया था मामला कि जी आप फाइलर और नॉन फाइलर वाला कौन ख़रीद सकता है कौन नहीं ख़रीद सकता, और ये भी कि थोड़ी रेगुलेशन फिर ये आ गई कि एक शुरू में होता था जी कि फ़लाना प्लॉट है तो वो डीसी रेट उसका ये है, फिर ये ग्रेजुअली वो एफबीआर वैल्यू के तरफ हम चले गए। अभी भी जो एक्चुअल प्राइस होती है लैंड की और एफबीआर वैल्यू के अंदर एक डिफरेंस होता है। जो मुझे समझ आती है या जिन लोगों से हम बात करते हैं वो यही कहते हैं कि हुकूमत को टैक्स लगाना चाहिए, वन टाइम टैक्स लगा देना चाहिए। जो लोग फाइलर नहीं हैं या जो लोग काम करते हैं रियल एस्टेट का या प्रॉपर्टी का या बहुत जल्दी रोटेट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं अपने पैसे को रियल एस्टेट के अंदर, हुकूमत को उनसे वन टाइम टैक्स लेना चाहिए कि ये फिक्स टैक्स है, अगर आप फाइलर हैं नहीं हैं तो आपको ये करना चाहिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी हो सकता है, लेकिन
और ब्लैंकेट अगर हम इसके ऊपर एक वो अपना मैं समझता हूँ कि अगर ये ओपिनियन रखा जाए कि ये तो है ही चोरों के लिए और ये सिर्फ माफिया के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। बिकॉज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो काम होते हैं उसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो अब वर्कर्स उसके अंदर काम करते हैं वो किसी माफिया का हिस्सा नहीं है। अगर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी या एक्सपैंड करेंगी, तो वहाँ पर वर्कफोर्स काम करेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो देयर इज़ अ वे ऑफ लुकिंग एट इट। कम से कम मुझे लगता है कि ये इसके अंदर कुछ जो हुकूमत की इंटेंट है वो तो मुझे अच्छी नज़र आती है। और बाकी हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो आपको जॉब्स क्रिएट करनी होती हैं। दी परहैप्स ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इससे एलाइड इतने ज़्यादा और सेक्टर्स हैं कि वहाँ पर जॉब एनवायरनमेंट बेहतर होती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। ठीक है जी, हम क्विकली यहाँ पर साइन ऑफ करेंगे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।